All right then, I think we are good to go. Are you guys ready? Yes? Okay. So hello Ayush, Amruta, Pranali, Ravi, Richa, Rushabh, Sanita, Saini, Tulsi, Yash, and the others who are connected with their phones. So, good evening once again. Good evening, sir. Yes, Good evening, sir. good evening. Good evening, sir. Good evening everyone. Since we have people from different backgrounds, कोई कॉमर्स से हो सकता है, कोई आर्ट से हो सकता है, कोई साइंस से हो सकता है, लेट अस स्टार्ट विद अ बेसिक Q&A सेशन जहां पर आप लोग थोड़ा सा मुझे जस्ट एक आइडिया दे दो कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव लाइक गिवन 12th एग्जाम्स दिस ईयर? 12th पास स्टूडेंट्स कितने हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स. 12th पास स्टूडेंट्स, 12th पास लाइक दिस ईयर, इस साल आपने पास किया है ऐसे? ओके. And Sanita, Ayush, Richa, Rishabh, Saili, Amrita, Rali. Okay, okay. So these are the students who have passed their 12th standards. Others, I think Ravi, I already know about Ravi. So Rishabh, आप क्या कर रहे हो? Sir, I'm doing my BMS from R.A. Poddar Medical College. I'm a second year BMS student. Okay, second year student. Okay, Pranali, what about you? Sir, now I'm in 12th standard. Okay, now you are in 12th standard. Tulsi, what about you? Hello, sir. I have completed my graduation this year in BCA. Okay, yeah. Tulsi, you have completed your graduation. I already know about Yash. So great. So now that we are clear with the demography of the class कि कितने लोग 12th पास है, कितने लोग अभी 12th में हैं और कितने लोग graduation में हैं. Firstly, let us start with the questions. कि what are your expectations? आप पूछो. The topic of the agenda of the session is कि if you have to, crack civil services, be it IAS, IPS, IRS, IFS और defense services, उसमें serious AFCAT, अगर ये आपको crack करना है at the age of 21 or 22, depending upon your graduation years, अगर आपको ये करना है तो उस पूरी प्रोसेस में अभी जो आप लोगों के सामने 3 या 4 साल का जो ड्यूरेशन है उसको लेकर, एग्जाम को लेकर आपके मन में जो जो क्वेश्चंस है आप लोग मुझे थ्रो कीजिए. हम क्या करेंगे, इस सेशन की शुरुआत ही ऐसे करेंगे कि जितने भी आपके क्वेश्चंस है आई ट्राई टू एड्रेस देम. एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आपको अभी ना आए, बट व्हाटएवर एक्सपीरियंस दैट आई हैव गॉट, अगर ऐसे कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स मुझे लगेंगे तो आई विल शेयर दोस टॉपिक्स विद यू. ओके, सो आप लोग पूछो. एजेंडा बहुत क्लियर है. एट द एज ऑफ 21 या 22 वी हैव टू, या कम, कैन प्लीज पॉज द room. So we have to crack civil services at the age of 21, 22 या defense services, whatever is your goal. उसको लेकर आपके मन में जो भी सवाल है आप लोग मुझे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे चैट सेक्शन में भेज सकते हैं. एक एक करके उन सवालों का अपन एड्रेस करेंगे और उन सवालों के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी अपन एड्रेस करेंगे. सो यू कैन शूट योर क्वेश्चंस. यस, ओके. So first question is regarding the Indian Foreign Services. Okay, perfect. जो भी आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ. Foreign Services, process and syllabus. Okay. और कोई क्वेश्चन? Okay, okay. Syllabus coverage. अगेन ये भी सिलेबस से ही जुड़ा हुआ है, CDS के सिलेबस से जुड़ा हुआ है. सिलेबस CDS 6 months. ओके, देन नेक्स्ट, my main question is how to start preparation from scratch, like if you don't know anything from zero level. Okay, so very good question and actually quite a relevant question. How to begin your preparation from scratch. ठीक है. और इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन होगा तो पहले आप क्वेश्चन पूछ लो. आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा, मैं आपको एजेंडा बताता हूँ, मैं आपको गोल बताता हूँ. अपना गोल है कि 21 या 22 की उम्र में अगर आपको एक सिविल सर्वेंट या डिफेंस सर्विसेज का ऑफिसर बनना है तो वो पूरी प्रोसेस में हमें कैसे जाना है, उसका रोड मैप कैसा होना चाहिए, क्या स्किल्स बिल्ड करने हैं, क्या हैबिट्स बिल्ड करने हैं और क्या आप इसे आपके ग्रेजुएशन के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. और वो करने के लिए आपके मन में अभी जो जो सवाल है वो आप फ्रीली पूछ सकते हो. ठीक है. ओके,
info about optional subject, how to choose them wisely. Perfect, very good question. Optional subject, ठीक है. ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट. और if we have 3 years in hand with graduation, how many minimum time hours we need to study every day? Okay, minimum number of hours per day. ठीक है. Yes. So how do we start reading newspaper, and it is necessary to make notes before reading it? Okay, newspaper and notes. न्यूज़पेपर एंड नोट्स, ठीक है. अच्छा, यूपीएससी सिलेबस का फॉर्मेट आपको पता है सब लोगों को? यूपीएससी सिलेबस का फॉर्मेट पता है सब लोगों को? एग्जाम का फॉर्मेट, नेचर ऑफ एग्जाम, इसके बारे में डिटेल्स है? पूरी तरीके से नहीं पता. एग्जाम फॉर्मेट, ठीक है. और पूछो. How to choose optional? Okay, I've already taken optional subject. देखो. और अच्छा, कोई बैकअप ऑप्शन की चिंता, या सब लोगों को पता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे? बैकअप ऑप्शन की कोई चिंता है क्या? हाँ, क्या? अच्छा, ओके, ठीक है. बैकअप ऑप्शंस. अच्छा, are you guys clear with this fact कि why do you want to become a civil servant or a defense servant? Are you clear with this? Do you have a purpose, strong purpose? क्या, क्यों करना है तुम्हें? So because I want to serve. Okay. My country. हाँ. Yes. मेन ड्यूटी क्या है इनकी? मेन ड्यूटी क्या है तुम्हें क्लियर है? नहीं, वही क्वेश्चन. अच्छा, वही क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन आईएएस ऑफिसर. चलो ठीक है, गुड क्वेश्चन, ठीक है. आईएएस नहीं, लाइक हर एक सर्वेंट भी गवर्नमेंट सर्वेंट है. ओके, तो हर एक गवर्नमेंट सर्विस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की क्या क्या सर्विसेज होती है. ओके, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है. और हाँ, How bank. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन है. कई लोगों के मन में ये चीज है कि भाई आईएएस अगर चाहिए तो आपको अंडर 50 ही रैंक चाहिए, अंडर 50, अंडर 75 ही रैंक चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. आपके कैटेगरीज के हिसाब से भी रैंक चेंज होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट इज फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसको 250 रैंक पे भी आईएएस मिल जाता है. 250 रैंक पे. अगर कोई स्टूडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी का, उसको 500 रैंक तक भी मिल जाता है. तो ये भी एक कहीं ना कहीं मन में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो आपको कहाँ तक का एक रैंक अचीव करना का एक ये होना चाहिए, गोल होना चाहिए. ठीक है. ओके, कोचिंग, या वेरी गुड क्वेश्चन रिलेटेड टू कोचिंग. मैंडेटरी कोचिंग है या नहीं है, या कैसे करना चाहिए? इज एनी सब्जेक्ट हैव अ स्पेशल time slot to prepare, like some subjects must be studied in 1 year 6 months prior to exam? Okay, very good question related to subjects. Then Richa is asking how to break the preparation into small parts as the syllabus is vast. Is starting with NCERT reading is wise? Definitely wise. Okay, breaking down the syllabus, good question. Breaking down the syllabus. Okay, yes. How many hours of self-study is required? Yeah, number of hours per day of self-study is required. That I have already taken. Yes. Time duration between pre, mains and टाइम ड्यूरेशन. ओके, तो फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम में वो कवर हो जाएगा कि प्री मेंस और उसमें कैसा. ओके, यस. how do you manage whatever you are studying with UPSC? परफेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन. कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स, देखो ऐसा तो नहीं कर सकते कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को पूरा ही लिटरली आपने हवा में ले लिया. नो डाउट ऐसा आप कर सकते हो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन पर फोकस करने के लिए आप एक ऐसा डिसेंट सा कॉलेज, नॉर्मल सा कॉलेज ले सकते हो जहां पे आप एकेडमिक स्टडीज को
उतना इंपॉर्टेंस ना दो ग्रेजुएशन के और ज्यादा फोकस ऑफ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, ऐसा आप कर सकते हो। बट देन अगेन यू हैव टू जस्टिफाई योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स आल्सो, बिकॉज उस पे इंटरव्यू में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इंटरव्यू रिलेटेड कुछ कंसेप्शंस है, कुछ आइडियाज, कुछ क्वेरीज है क्या? इंटरव्यू के रिलेटेड भी मार्केट में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, उसके रिलेटेड कुछ चीजें आपको पूछनी है। बट मोर और लेस ठीक है, आप लोगों ने सारे टॉपिक्स पूछ ही लिए हैं। और कुछ है तो पूछो, और कुछ आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछो, अगर नहीं है तो हम चर्चा को शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन। ओके, परफेक्ट। यस यस। Is there something like कि अगर कोई स्टूडेंट है हाँ, वो इसके लिए बना है या नहीं बना है? okay okay, is there a test to identify whether we are made for this service or not? है ना, very good question. Are we made for this service or not? ठीक है, and 13th question is age limit. Age limit, हाँ, 14th, yes. So how to check ourselves while preparation is हाँ, whether you are on track or not, very good question. How to analyze or evaluate our preparation? How to evaluate or analyze our preparation? ठीक है, perfect, very good. ठीक है, चलो, let us begin. Let us try and answer or understand all these questions one thing at a time. सबसे पहले let us start with the foundation or very very simple question. जब आप लोग करियर्स के बारे में अपन सोचते हैं, करियर्स के बारे में कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो करियर्स के बारे में जो हमने ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एस्पेक्ट क्या है करियर के बारे में जो हमने ध्यान में रखना चाहिए? एकदम बेसिक, एकदम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एस्पेक्ट। माय वॉइस इज नॉट क्लियर। आयुष, It is clear, sir. रावी, इज माय वॉइस क्लियर? Sir, it's clear. इट्स क्लियर। अभी तो एक बार नेटवर्क चेक करना है आपका। हाँ, बोलो। कोर इंटरेस्ट, ठीक है, कोर इंटरेस्ट, पर्पस और पैशन, ठीक है, और अच्छा, पैसा वैसा नहीं चाहिए क्या आप लोगों को? हाँ हाँ, प्रैक्टिकल आंसर। यूपीएससी में आपको इमोशनल आंसर देने भी नहीं है। यूपीएससी में जब आप इंटरव्यू में कई लोगों को पूछते हैं कि आईएएस क्यों करना है, वो लोग बोलेंगे देश की सेवा। कई लोग बोलते हैं देश सेवा करने के लिए करते हैं। देश सेवा वगैरह सब इमोशनल आंसर्स हैं। They want practical answers from you. They want a practical, rational civil servant. They don't want sentimental people who are here to serve nation. Nation की सर्विस आप मतलब एक नॉर्मल कोई भी व्यक्ति, एक स्वीपर भी जो है वो भी देश की सेवा कर रहा है। हाँ रावी? So we can apply our qualities of leadership and all such qualities. ओके, सो Get a करियर good- ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि जहां पर आप आपके क्वालिटीज को अप्लाई कर सको। ठीक है, हाँ, सेफ्टी मतलब सिक्योरिटी मिल रही है आपको, फाइनेंशियल सेफ्टी है गवर्नमेंट की तरफ से, और जॉब सिक्योरिटी है। Life. हाँ, लाइफ, आपको एक्सपोजर कैसा मिल रहा है, हाँ, लाइफस्टाइल कैसी, अपॉर्चुनिटीज कैसी। सबसे पहले तो एक विजन आपके मन में बनाओ कि आई डोंट नो वेदर यू हैव विजिटेड अ बंगलो। आप कभी आईएएस आईपीएस कोई बंगलो में गए हो क्या आप में से कोई? हाँ, आप गए हो, ठीक है। तो आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन कि बंगला होता कैसा है। कम से कम 3, 3.5, 4 एकड़ का बंगला होता है कम से कम। अगर आप टीयर 3 सिटी में हो तो, टीयर 3 टीयर सिटी में ऐसे हो तो 7-8 एकड़ के भी बंगले होते हैं। बंगले में ही एक मिनी जंगल बना होता है, आपका पर्सनल बंगला है ना। उसके बाद में आपके पर्सनल सर्वेंट्स होते हैं, 8-10 सर्वेंट्स होंगे, 8-10 गाड़ियां होंगी। ठीक है, सैलरी कहने के लिए तो 80,000 वगैरह के आसपास होती है, बट उसके अलावा गवर्नमेंट आप पे एक महीने में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए कम से कम आप पे स्पेंड करती है। सैलरी आपको उतनी दिखेगी, बट 15 से 20 लाख रुपए पर मंथ आपके फैसिलिटीज, आपके पर्क्स एंड सब चीज को मिला के स्पेंड होता है। ये तो चलो मॉनेटरी एस्पेक्ट हो गया, बट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड ड्रीम अबाउट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इज द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा, थी यश ने क्वेश्चन पूछा कि इनकी ड्यूटी क्या होती है। तो एज सिविल सर्वेंट्स देयर आर 23 to 24 सर्विसेज जहां पर आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली सर्व कर रहे हो, लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्व कर रहे हो।
और उसमें सबसे टॉप नॉच जो पोजीशंस है वो है आईएएस की, आईपीएस की, आईएफएस की, आईआरएस की। सबके रोल्स अलग अलग है ना, किसी का रोल सेम नहीं है। अगर आप डायरेक्टली जनता में रह के सर्व करना चाहते हो तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज दैट रोल कि जहां पे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट में डायरेक्टली जनता में जाके आप किसी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करते हो। उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी चीजें होंगी, चाहे फिर वो आजादी का अमृत महोत्सव वाले जो सेलिब्रेशंस हो वो लेके ट्रैफिक, उसके बाद में इवन टू सम एक्सटेंट लॉ एंड ऑर्डर, epidemics, pandemics, natural disasters, everything will be under your belt. मतलब कम से कम 10 लाख पॉपुलेशन को आप एडमिनिस्टर कर रहे होंगे। दैट इज द काइंड ऑफ लेवल एट विच यू बिगिन योर जर्नी। मतलब ये बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ। आप कम से कम 5 से 10 साल एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। अगर आपका काम बहुत अच्छा रहा तो आपको डेप्यूटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट बुला लेगी। डेप्यूटेशन का मतलब क्या? यू विल बी अटैच्ड विद द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। देयर आर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये सारी मिनिस्ट्रीज आपको अटैच कर लेगी। और फिर वहां पर जाके आपका काम क्या होगा? पॉलिसी बनाना। पॉलिसी का मतलब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा। ये चीज कौन बनाता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सिविल सर्वेंट्स बनाते हैं। अलग अलग कमिटीज होती है, जैसे पुलिस में क्या रिफॉर्म्स आने वाले हैं या क्या आने चाहिए, पुलिसिंग में क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, ये कौन बनाता है? सिविल सर्वेंट्स बनाते हैं। कोई भी लॉ लिखना है, कोई भी कायदा आपको बनाना है, ये सारी चीजें सिविल सर्वेंट्स करते हैं, स्पेशली आईएएस ऑफिसर। इनफैक्ट अभी जो आरबीआई के गवर्नर है, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? हु इज द गवर्नर? समय है। यस, शक्तिकांत दास। yeah, Shaktikant Das is the governor of RBI. He is an IAS officer. Okay. तो नॉट जस्ट दैट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में तो पोस्टिंग होती ही है, बट एट द सेम टाइम जितने भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या गवर्नमेंट की इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस है आरबीआई, इन सबके टॉप लेवल पे सिविल सर्वेंट्स ही बैठते हैं, इन सबके टॉप लेवल पे। मैं आपको ये इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक यंग एज में 21 या 22 साल में एक सिविल सर्वेंट बनते हो तो आप इन लोगों के बीच में रहोगे। वो लोग जो कि रूल बनाते हैं, ठीक है, आप उन लोगों में रहोगे, आपका उठना बैठना, आपका नेटवर्क इन लोगों के साथ में होगा, ठीक है। दैट इज द काइंड ऑफ वर्क दैट यू विल गेट टू डू। हम लोग अक्सर अखबारों में न्यूज पढ़ते हैं ना, यू वुड बी अमंग्स द पीपल हु आर क्रिएटिंग न्यूज, ठीक है। तो आप लोगों के पास में इतनी सारी चीजें चलती है, पर अभी जो डायनामिक्स है सिविल सर्विसेज के वो काफी चेंज हो गए। मैं अभी जब एग्जाम के बारे में बात करूंगा ना, तो 10 साल पहले एग्जामिनेशन का स्वरूप कैसा था और अब 10 साल बाद में एग्जामिनेशन का स्वरूप कैसा हो गया है, और प्रेजेंट लेवल आईएएस ऑफिसर से रिक्वायरमेंट क्या क्या है, या प्रेजेंट लेवल सिविल सर्विस से रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है। तो एक सिविल सर्विसेज में मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स, अगर आपने शायद इंटरनेट पे कई सारे इंटरव्यूज भी देखे होंगे, आई एम श्योर, सिविल सर्विसेज के, वन ऑफ द बेस्ट रीजंस क्या है ये सोचने का, अच्छा, one of the very popular reasons why people start preparation for civil services is because of the diversity that this service has to offer. इतना ज्यादा डाइवर्स लेवल पे आप काम कर सकते हो और इतनी ज्यादा अथॉरिटी होती है, एंड विद अथॉरिटी यू कैन क्रिएट चेंज। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट इफ यू प्रिपेयर वेरी ऑनेस्टली, वेरी जेन्युइनली, और आपका कॉन्साइंस इज राइट प्लेस पे, तो यू कैन क्रिएट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा ना कि एक ही काम कर करके बोर हो गए, ऐसा होता है नहीं होता है? आईएएस में ये है, फिर आपको इतना वाइड वैरायटी ऑफ काम करने का मौका मिलता है, इसीलिए पीपल आर एबल टू सर्वाइव फॉर 30 इयर्स, 35 इयर्स, 40 इयर्स इन द सर्विस। आप सोच के देखो ना, कोई है क्या इतना कमिटेड हो सकता है किसी सर्विस को लेके? 30-40 साल तक वो सेवा कर रहा है। वो कर ही इसलिए पाता है बिकॉज द फाइनेंशियल लेवल पे जो पर्क्स मिल रहे हैं, फैसिलिटीज मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, नेटवर्किंग, आप हैंग आउट कर रहे हो दुनिया के और इंडिया के सबसे इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ में, मोस्ट पॉपुलर लोगों के साथ में, उनके साथ में आपको उठना बैठना है। और जो आपको डिपार्टमेंट पसंद है, जो आपको मिनिस्ट्री पसंद आ गई, उस मिनिस्ट्री में आपको काम कर सकता है। इनफैक्ट आपका नेटवर्क सिर्फ मतलब इंडिया में तो रहेगा ही, किसी भी अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए, एक आईपीएस ऑफिसर भी बन गए, आपका मतलब इंडिया में कहीं पर भी कोई भी काम फंस जाए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम फंस जाए, इनका एक एसोसिएशन होता है, आईएएस एसोसिएशन, ठीक है, सारे आप लोगों के कनेक्शंस में होते हैं।
जैसे आप लोग अभी स्कूल में पास आउट हो गए, कोई भी आपका स्कूल का कुछ भी काम रहता है, कोई ना कोई जूनियर कुछ ना कुछ एक एलुमनाई नेटवर्क होता है, बस उसी तरह का। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलुमनाई नेटवर्क। आपकी गाड़ी, आपका कुछ भी कहीं पर भी रुकेगा नहीं, किसी भी जिले में हो, चाहे आप औरंगाबाद में हो और आपका अगर काम अरुणाचल प्रदेश में भी अटका हुआ है तो भी वो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि वो नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग है, आपके कलीग्स उतने पावरफुल हैं। अगर अपन आईएफएस की बात करें, है ना, समवन हैड आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट इंडियन फॉरेन सर्विसेज। आप लोगों के सबके दोस्त होते होंगे, उन दोस्तों के बीच में झगड़ा भी होता होगा, और कभी ना कभी उन दोस्तों के झगड़ों में आपने मीडिएशन का रोल किया होगा, एक मीडिएटर की तरह काम किया होगा कि नहीं भाई तू भी थोड़ा सा मान ले, तू भी थोड़ा सा मान ले, और दोनों आपस में वापस सुलह के, आपने ऐसा कुछ किया, ये चीज। दूसरा, आपने ऐसा भी कभी कुछ किया होगा कि आपका कोई फ्रेंड है, उसे मान लो कुछ चाहिए, है ना, कुछ चाहिए, जैसे कि मान लो अभी हर घर तिरंगा वाला चल रहा है, तो आपको फ्लैग चाहिए, इंडियन फ्लैग चाहिए, एंड बट आप मार्केट में देख रहे हो इतना प्रॉपरली कुछ मिल नहीं पा रहा है, और आपके दोस्त को चाहिए इंडियन फ्लैग, और उसने आपको अप्रोच किया, आपके पास एक्स्ट्रा है नहीं, बट यू नो समवन हु कैन हेल्प यू विद दैट इंडियन फ्लैग, यू और योर फ्रेंड, तो आप कनेक्ट करवा के देते हो, यू बिल्ड कनेक्शंस। इंडियन फॉरेन सर्विसेज इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इंडिया का डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट साल दर साल में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली इंडिया के जो अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ही इज सच अ डायनामिक पर्सन, ही हिमसेल्फ वाज अ आईएफएस ऑफिसर। हु इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया का, एनी आइडिया? Jaishankar. यस, एस जयशंकर, वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, और एक बहुत टाइम बाद इंडिया को इतना डायनामिक लेवल के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिले हैं। तो इंडिया का डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बहुत सारी कंट्रीज के साथ अभी बढ़ रहा है, दुनिया में लगभग 193-195 कंट्रीज है, और 70 कंट्रीज के साथ हमारा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट आज की डेट में है। इसका मतलब इंडियंस जो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, उन कंट्रीज के बीच में और इंडिया के बीच में अच्छे रिलेशंस बनाने का काम इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स करते हैं, ठीक है। बिजनेस को इंक्रीज करना है, जैसे अगर मोदी जी उस कंट्री को विजिट करेंगे, लेट्स से अगर आप जर्मनी की बात करो, जापान की बात करो, अगर मोदी जी कभी जापान जाएंगे तो सबसे पहले उनको इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो एम्बेसडर होंगे जापान के, वो उनको रिसीव करेंगे, एंड दैट एम्बेसडर विल कनेक्ट मोदी जी विद अ लॉट ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ जापान along with the politicians as well as the business people. That is the role of a IFS officer. तो एक IAS ऑफिसर, IFS फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर एक काफी गोल्ड कॉलर जॉब में होते हैं। एक IAS ऑफिसर को तो भी मैदान पे उतरना पड़ता है, फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, कभी स्कूल विजिट कर ली, कभी खेत में चला गया, कभी किसी राशन की दुकान में इंस्पेक्शंस कर लिए। IAS ऑफिसर को ग्राउंड लेवल पे जनता के साथ बहुत इंटरैक्ट करना पड़ता है। बट एक IFS ऑफिसर, फॉरेन सर्विसेज वाला जो ऑफिसर है ना, उसका एकदम गोल्ड कॉलर जॉब है, फ्लाइट से बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेंगे, ठीक है, उनके मैंशंस होंगे वहां पर जिस भी वो कंट्री में रहते होंगे। इफ यू आर फैन ऑफ स्टडिंग अ लॉट ऑफ कल्चर्स, आपको कल्चर्स पसंद है, क्विजीन्स पसंद है, जापान का कल्चर कैसा है, अगर आपको ये सब चीजों में इंटरेस्ट है और आप एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो जापान के लिए और इंडिया के लिए, तो दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड और दैट टाइप ऑफ साइकी इज सूटेबल फॉर एन इंडियन फॉरेन ऑफिसर। You need to have an understanding of geopolitics, किसके इंटरेस्ट कैसे है ना, तो जियोपॉलिटिक्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वहां पे रिक्वायर्ड है। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज का जो प्रोग्रेशन है, आप फाइनली रिटायर होते हो एज एन एम्बेसडर। एम्बेसडर अगेन इज अ टाइटल व्हिच यू कैन यूज बिफोर योर नेम। बाकी टाइटल्स आप यूज नहीं कर सकते आपके नाम के पहले, अनलेस इट इज अ मिलिट्री टाइटल, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल मिलिट्री टाइटल आप यूज कर सकते हो, एजुकेशनल टाइटल आप यूज कर सकते हो, और उसके अलावा अगर आप कोई टाइटल यूज कर सकते हो तो वो एम्बेसडर का टाइटल है, AMB, और ये टाइटल भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज से ही मिलता है। एक जमाने में बहुत टॉप नॉच प्रेफरेंस होता था, कई सारे लोग IAS के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर IFS को प्रेफरेंस देते थे एक जमाने में, जब फॉरेन ट्रैवल उतना कॉमन नहीं था। आजकल फॉरेन ट्रैवल काफी कॉमन हो गया है। उसके बारे में और बोलना हो तो उसमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी होती है। अगर आप एक IFS ऑफिसर हो और जिस कंट्री में आप पोस्टेड हो वहां पे आपका कोई क्राइम भी हो गया, आपसे क्राइम हो गया है, आपने क्राइम किया, आपको पनिशमेंट मिलेगी क्या? कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नहीं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। इट इज नॉट द रेगुलर नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट अलग है ना। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज IPS आप लोग देखते ही हो, है ना,
सब मूवीज में भी आप लोगों ने देखा है पुलिस ऑफिसर्स का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है. In the next few years, policing is going to witness a revolutionary change. In the next few years, not just policing, all sorts of government department, because काफी ज्यादा हाईटेक चीजें अब इंडिया में आ रही है. ठीक है, फॉरेंसिक्स जो है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर्स जो है, ठीक है. तो स्पेशली इफ यू आर समवन हु इज लाइक वेरी मच इनटू एडवेंचर, फिटनेस एंड ऑल दीज थिंग, डायनामिक थिंग्स, तो आईपीएस वाला जो जॉब है वो बहुत ही ज्यादा सूटेबल है उसके लिए. लॉ एंड ऑर्डर आप कंट्रोल करते हो. यू शुड बी अ वेरी फर्म डिसीजन मेकर, है ना. यू शुड हैव अ हार्ट ऑफ लाइक स्टील, है ना. तो वो रिक्वायर्ड है. कंपैशन, सेंसिटिव पुलिसिंग इज आल्सो समथिंग, बट यू शुड बी दैट टफ. और आईआरएस में, अगेन आईआरएस में आप सब लोगों को पता है जितने भी इनकम टैक्स की रेट्स पड़ती है सब आईआरएस ऑफिसर्स ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं. डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन. एंड यहाँ पर आपको डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करना पड़ता. आप डायरेक्टली डील करते हो बिजनेस वाले लोगों से, प्रोफेशनल से डील करते हो. एंड फिर वहाँ पे जो भी लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने टैक्सेशन में कुछ ये किया, प्रॉब्लम की है, उनसे आप डील करते हो. तो एक बेसिक प्रोफाइल है. दिस इज द बेसिक प्रोफाइल ऑफ civil servants. Now coming to this question of, can it be possible at the age of 21 or 22 if you start from this date? अगर आप अभी से स्टार्ट हो तो क्या ये 21-22 साल की उम्र में पॉसिबल है? ठीक है, ओके. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है या यूपीएससी का टेक्निक क्या है आपको टेस्ट करने का. ठीक है, तो देयर आर 3 लेवल्स एट व्हिच दे टेस्ट यू. फर्स्ट इज द प्रीलिम्स वाला स्टेज. प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन जून के महीने में होती है. हर साल जून के महीने में जो फर्स्ट संडे होता है उसमें प्रीलिम्स एग्जाम होती है. उसके बाद 3 महीने बाद आपकी सितंबर में मेंस की एग्जामिनेशन होती है, और उसके बाद में 4 महीने बाद में या 2 महीने बाद में जनवरी या फरवरी में आपके इंटरव्यूज होते हैं. 3 स्टेजेस में ये प्रिपरेशन है. प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में किसी को पता है? एनी आइडिया अबाउट प्रीलिम्स एग्जाम? यस, एमसीक्यू बेस्ड होती है. चलो ठीक है. कितने मार्क्स का पेपर होता है? हाँ, 200 मार्क्स का पेपर होता है. चलो ये भी ठीक है. एक्चुअली 200 प्लस 200 400 मार्क्स का पेपर होता है. बट पहले 200 मार्क्स जो होते हैं वो जनरल स्टडीज के होते हैं, और दूसरे 200 मार्क्स सीसैट के होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट. जो दूसरे 200 मार्क्स हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं. क्वालिफाइंग मतलब उन 200 मार्क्स में से आपको सिर्फ 66 मार्क्स लेके आना है. उसमें क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे. हाँ, यस, देयर इज प्रीलिम्स एग्जाम, और प्रीलिम्स एग्जाम के 2 पेपर्स होते हैं. 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं. पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज, दूसरा पेपर होता है सीसैट. सीसैट में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, बेसिक इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस रहेंगे. पर इसका स्कोर आपके कट ऑफ में कंसीडर नहीं किया जाएगा. 200 में से आपको 66 स्कोर करना है, बस दैट्स इट. बहुत इजी होता है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे. पर जो पहला पेपर है इसके बारे में कुछ चीजें समझना जरूरी है. जो आपका पहला पेपर है सिविल सर्विसेज का, जो 200 मार्क्स का होता है जनरल स्टडीज का, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो होती ही है. इस पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं. 10 साल पहले जो पेपर बनते थे उन पेपर्स का फॉर्मेट कैसा था कि वहां पे पूछते थे कि इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है तो कौन से आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हैं? किसी को पता है आर्टिकल नंबर? By which article can you bring in changes in the constitution? Any idea? Okay, budget कौन से आर्टिकल में आता है? Yes, 112. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस आते थे 10 साल पहले जो कि नॉलेज बेस्ड थे. अब क्या स्वरूप हो गया एग्जाम का? अब मैं आपको एग्जाम का स्वरूप बताने से पहले थोड़ा सा कट ऑफ्स के बारे में बताता हूँ. सोच के देखो, 200 मार्क्स का पेपर होता है, कट ऑफ कितना जाता होगा? हाँ, 45 नहीं, 45 बहुत कम है. 80, 85. 80 to 85. ओके, और कोई? 65. यस, इट इज प्रीलिम्स इज एन एलिमिनेशन राउंड. प्रीलिम्स एलिमिनेशन राउंड होता है. हाँ, और तो यस,
कट ऑफ एक वक्त ऐसा था जब कट ऑफ 110 तक भी जाता था। 2017 का कट ऑफ 110 था, 2016 का कट ऑफ 110 था। धीरे धीरे साल दर साल कट ऑफ कम आ रहे हैं और पिछले साल जो कट ऑफ था, इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी दैट आउट ऑफ 200 द कट ऑफ वाज 87 मार्क्स। 87 मार्क्स, 87 मार्क्स का मतलब आप समझ रहे हो 44%। 44% आपको लाना है और आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। और सवालों का स्वरूप किस प्रकार चेंज हुआ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे पहले मैंने सवाल पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल से लिया है, ये एक ही क्वेश्चन है। अब यूपीएससी 4 क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बनाता है। 4 क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बनाता है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। 4 ऑप्शन, 4 स्टेटमेंट्स दे देगा। स्टेटमेंट 1, दिस इज द स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। आपको परफेक्टली पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से गलत है, तभी आप उसको मार्क कर पाओगे। तो वो चारों सेंटेंसेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तब आप उसको कर पाओगे। ठीक है। प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन एक काफी अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन होती है और इसका रीजन बहुत क्लोजली रिलेटेड है कोचिंग इंस्टीट्यूट से। इसका रीजन बहुत क्लोजली रिलेटेड है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, बिकॉज एज सिविल सर्वेंट्स दे डू नॉट वांट रोबोटिक पीपल। रोबोट समझते हो? रोबोट्स को प्रोग्राम किया जा सकता है कि मुझे सुबह 5 बजे उठाओ, आपने अलार्म सेट कर दिया, वो एग्जैक्टली 5 बजे बजेगा, क्योंकि आपने उसको इंस्ट्रक्शन फीड कर दिया, वो एज इट इज बजेगा। उसका खुद से कुछ लॉजिक है क्या? रोबोट का नहीं। सिविल सर्वेंट्स हमें ओरिजिनल थिंकर्स चाहिए। आप लोगों ने सॉक्रेट्स के बारे में पढ़ा है क्या? सॉक्रेट्स, has anybody of you read about Socrates? Yes, पढ़ा है? Whenever we are studying education, we should study or read about Socrates. He was fed poison, उनको poison feed किया गया था, ठीक है? और उनकी गलती क्या थी? हाँ, any idea? अच्छा चलो ठीक है। ऑनलाइन में कोई किसी ने सॉक्रेट्स के बारे में पढ़ा होगा? हम लोग पढ़ेंगे फिलोसफी में, हम लोग थोड़ा सा सॉक्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और बट वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट सॉक्रेट्स इज सॉक्रेट्स वाज गिविंग देयर, मतलब वो जो था सॉक्रेट्स, वो अपने शिष्यों को कोर ऑफ एजुकेशन सिखा रहा था। कोर ऑफ एजुकेशन, कैन यू गेस व्हाट इज द कोर ऑफ एजुकेशन? व्हाट इज द कोर ऑफ एजुकेशन? क्या है कोर? तो इतना तो पता है कि भाई एग्जाम क्रैक करना, ये तो कोर ऑफ एजुकेशन नहीं है। क्या है कोर ऑफ एजुकेशन? ट्रांसफर नॉलेज, नॉलेज गेन करना। तो ठीक है, नॉलेज गेन करना क्यों? और एक्सपीरियंस जो भी अपने थे, लाइक जितना अब तक हुआ है उसके बेसिस पे आगे क्या क्या हो सकता है प्रेडिक्ट करना, काइंड ऑफ थिंग। ओके, एक्सपीरियंस। हाँ, रिसर्च के लिए, रिसर्च इज वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू इवॉल्व। लाइक इवॉल्व व्हाट? एग्जैक्टली हाँ, स्किल्स। ठीक है, नॉलेज का पर्पस स्किल नहीं है ना, स्किल्स तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। भाई आपने नॉलेज ले लिया, उसको जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वो स्किल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सनिता इज सेइंग टू क्रिएट अ डायनामिक थिंकिंग माइंड। ऑलराइट, डायनामिक थिंकिंग। द कोर ऑफ एजुकेशन इज टू रिकिंडल क्यूरियोसिटी। बच्चों को देखा है, अपने छोटे बच्चों को, हर चीज को क्वेश्चन करते हैं वो, ठीक है, हर चीज को क्वेश्चन। सिविल सर्विसेज के एग्जाम को अगर आपको समझना है ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी है जो अपने को समझना चाहिए, एंड दैट सी इज फॉर क्यूरियोसिटी। हर चीज के बारे में क्यूरियोसिटी। और आप अगर सिलेबस देखो सिविल सर्विसेज का, इट इज प्रैक्टिकली एवरीथिंग अंडर द सन। हर किसी के बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एवरीथिंग अंडर द सन, एवरीथिंग इन अबव द सन, इंक्लूडिंग द सन, कुछ भी पूछ सकता है सिविल सर्विस। पर ये चीज ना एकदम ब्लाइंडली नहीं पूछता, देयर इज सम पैटर्न टू इट, देयर इज सम प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, तो सॉक्रेट्स क्या कर रहा था? लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा था, उसके शिष्यों में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा था। और एक कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन है जहां पर लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया ना, फिर वहां के राजा उनकी प्रजा को उल्लू नहीं बना सकते। कोई भी सिविलाइजेशन में इफ people start asking questions now, the rulers will have a difficult time, and only with curiosity we can ask questions.
That is the core of education and he was teaching them. Civil services की जो prelims examination है उसका format अब ऐसा हो चुका है कि वहां पर ना आपको बहुत you need to have a very minute eye to spot कि क्या गलत है statement में या क्या सही है, and you need to have the right curiosity to be able to connect the dots कि यार इस बार ना ये चीज बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में, हर घर तिरंगा बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में आएगा, अभी मेंस में क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव बहुत ज्यादा चर्चा में है, मेंस में क्वेश्चन आने वाला है, देख लो आप, ऐसे राइटिंग में आ जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो आप लोगों को ना जब आप तैयारी करते हो ना और जब आपकी प्रिपरेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है ना, यू विल डेवलप दैट इंस्टिंक्ट एंड दे वांट यू टू डेवलप दैट इंस्टिंक्ट। सोच के देख लो ना, अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हो पर आपने इंस्टिंक्ट ही नहीं है कि चोरी किसने की है, कैसे पकड़ोगे क्रिमिनल को? आप एक आईएएस ऑफिसर हो और दो पार्टीज आपके सामने झगड़ा कर रही है, you need to understand, you need to have a minute eye or minute detail to understand that कि ये जो पार्टी है ना ये झूठ बोल रही है, this party is trying to con the other party, क्योंकि as आईएएस ऑफिसर का एक दूसरा नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है। मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जज। आपको जजमेंट देना है ना। आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी एक नाम है, डीएम भी एक नाम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपको जजमेंट देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, और वो पता करने के लिए आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट आना चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्टिगेट बहुत प्रॉपर्ली करोगे। ये चीजें बिल्ड करने के लिए यूपीएससी डायनेमिक लेवल पे चेंज हो रहा है। और मैं क्यों इस पॉइंट को कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने यूपीएससी का एक फ्रेमवर्क बना दिया है। हर चीज का एक ढांचा होता है ना, जैसे अभी गणपति के दिन आ रहे हैं, आपने देखा गणपति बनाने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका क्या है, एक मोल्ड बना देते हैं। आपने देखा होगा ना, मोल्ड्स बना देते हैं, उस मोल्ड्स में आप पीओपी डालो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जैसा मोल्ड है वैसे गणपति बन जाएंगे। उसी तरह का कुछ नेचर कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है। मैं नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। यूपीएससी डज नॉट वांट यू टू बी रोबोट्स और यू टू बी come from that mold. UPSC wants your original personality, ठीक है। इसीलिए, और ये सिर्फ मैं ऐसा नहीं कि आप मेरी बातों पे विश्वास करो, आप जितने बड़े बड़े और जितने पावरफुल टॉपर्स की बात करो, पावरफुल टॉपर्स का मतलब क्या, ऐसे टॉपर्स जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है और जो कि सच में बहुत प्रोफाउंड विजडम कैरी करते हैं। सार्थक अग्रवाल, सृष्टि शर्मा जो है, सार्थक अग्रवाल है, रवि कुमार सिहाग, मतलब आप अगर इन लोगों से देखो तो ये लोग ना बहुत कम लेवल ऑफ कोचिंग इन्होंने अपने अंदर इंस्टिल की है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेल्फ मेड रही है, और इसीलिए ये डायरेक्टली नहीं बोलते कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, ठीक है। यूपीएससी चाहता ही है ओरिजिनल थिंकर्स। हाँ, मैं ये बात नहीं बोल रहा कि गाइडेंस अल्टीमेट जरूरत का है यहाँ पे सिविल सर्विसेज में। तो व्हाट सिविल सर्विसेज डिमांड्स इज प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप, बट नॉट कोच्ड स्टूडेंट्स। जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हो, तभी समझ में आता है आपके आंसर्स पढ़ के और आपके जवाब सुन के कि ये बहुत कोच्ड बंदा है, कोचिंग करके आया, किसी ने सिखाया इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे ऐसे बात करना, ठीक है। हाँ, what exactly? Okay, they test in mains. Yeah, I'll come to it. Prelims का स्वरूप समझ में आया आपको? तो इट इज एन ऑप्शन एलिमिनेशन राउंड, और यहाँ पर आपका माइन्यूट लेवल पे आप चीजों को देख सकते हो कि कहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, कहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, कहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है, चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही है कौन सा। तो आपका अलर्टनेस, आपका ऑब्जर्वेशन और आपका माइन्यूट डिटेल ये ऑब्जर्व किया जाता है प्रीलिम्स में। अब बात करते हैं मेंस की। नाउ मेंस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ द एग्जाम, क्योंकि प्रीलिम्स का जो स्कोर है वो कंसिडर नहीं किया जाता मेरिट लिस्ट में। आपको पता है टोटल जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, पता है किसी को? 1800 नहीं, 1800 का तो ये होता है, मेंस होता है, मेंस 1800 का होता है, प्रीलिम मिला के अच्छा वो 300 मार्क्स 1800 मार्क्स का तो सिर्फ मेंस होता है। 300 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। 300 मार्क्स का नहीं होता। 2000 कितना 200 में हाँ 2700 नहीं इतना नहीं सब गेस कर रहे थे 2100।
नहीं नहीं 2100 तो नहीं 2050 नहीं नहीं 2025 का टोटल होता है इंटरव्यू का। तो 2025 मार्क्स की एक तरह से आप समझ सकते हो एग्जाम। इतनी बड़ी एग्जाम शायद ही आपने इससे पहले कभी दी होगी। इसमें प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाते बट मेंस के मार्क्स जोड़े जाते हैं। और कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या कट ऑफ रहता होगा, लास्ट कट ऑफ कितने का रहता होगा? तो प्रेडिक्ट कर सकते हो 1100 2025 में से कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? 1100 के आसपास। 1100 के आसपास। 1100 अगर तुमने ला लिया तो तुमने टॉप कर लिया, ऑल इंडिया रैंक 1 1100। हाँ 950 पे लास्ट राउंड होता है। इस साल यूपीएससी ने 1000 सीटें निकाली है। ऐसा कई सालों बाद हुआ है कि इस बार यूपीएससी ने 1000 सीटें निकाली है। इससे पहले 800 सीटें 600 सीटें, इस बार 1000 है। इस बार बहुत अच्छी सीटें निकाली है यूपीएससी। मिनिमम 300 तक भी गया, सिर्फ 300 सीटें निकाली थी। एक टाइम ऐसा था मनमोहन सिंह सरकार में सिर्फ 300 सीटें निकाल रहे थे, सिर्फ 300। अभी क्या फॉलो कर रहा है? अभी मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। आज की डेट में अभी लगभग 800 से 1000 सीटों के बीच में आपके पास पोस्ट होती है। वो पोस्ट क्लोज होती है। अगर मैं जनरल मेरिट लिस्ट या ओपन कैटेगरी के मेरिट लिस्ट की बारे में बात करूं तो एक 75 के आसपास आईएएस का रैंक बंद हो जाता है। अगर आप ओपन कैटेगरी में हो, मैं डरा नहीं रहा हूं बट रियलिटी ये है। तो अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो 75 से 80 तक आईएएस क्लोज हो जाते हैं। आईपीएस चलते हैं 200 तक, उसके बाद आईएफएस भी चलते हैं 200 तक, और उसके बाद फिर 300 350 मतलब वो सब आईआरएस मिल जाते हैं। अगर आप अलग अलग कैटेगरीज के हैं, ओबीसी है तो आपको और ये मिलता है। ईडब्ल्यूएस है, ओपन में भी अगर आप ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा है। मतलब आप उसमें 250 रैंक में भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी में 250 तक आप बन सकते हैं। सर इतने अच्छे पोस्ट है, इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट है और सब लोगों की मेहनत तो परख ही रहे, इतने सारे मार्क्स और इतने सारे टेस्ट। हाँ, आपको नहीं लगता कि इसमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? अच्छा, रिजर्वेशन का देखो एक अलग ही मुद्दा है, बट आई विल टेल यू यूपीएससी इज इन फेवर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। UPSC is in favor of 2 types of positive discrimination. The first type of positive discrimination is female positive discrimination. महिलाओं को स्पेशली एनकरेज किया गया है अप्लाई करने को। और ये मैं नहीं बोल रहा, यूपीएससी के जो आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे उसके डॉक्यूमेंट के नीचे लिखा हुआ है, हर पेज पे लिखा हुआ है, गर्ल्स आर एनकरेज टू अप्लाई। ठीक है, आप सोच के देखो इंडिया में जहां 50% आबादी फीमेल्स की है, हमें कितनी सारी फीमेल ऑफिसर्स चाहिए, तब जाके जस्टिस मिल पाएगा सर किसी को, तब जाके फैसिलिटीज मिल पाएगी। तो 2 तरह के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में यूपीएससी बिलीव करता है। पहला है पॉजिटिव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में फीमेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। इफ यू आर पीडब्ल्यूडी ऑफ एनी सॉर्ट, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, अगर कुछ है आप में डिसेबिलिटी, प्रेफरेंस ईरा सिंगल, ऐसा नहीं ईरा सिंगल मैम बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, बट कहीं ना कहीं आप अगर फिजिकली डिसेबल्ड हो, प्रेफरेंस आपको मिलेगा। तीसरा तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन में बोल रहा था, जो कि पॉजिटिव वे में लिया जाता है, वो है आपका कास्ट बेस्ड, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, उसको पॉजिटिवली यूपीएससी लेता है। बिकॉज अब उसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री है रिजर्वेशन के पीछे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट दैट इज अ फैक्ट, और वो रहेगा। आप ऐसा समझो कि जब तक आप एग्जाम दोगे तब तक वो भी रहेगा। मेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, है ना, तो मेंस एग्जामिनेशन आपके बहुत सारे स्किल्स चेक करता है, बहुत सारे स्किल्स। आप अंदर से कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी अंदर से कैसी है। आप बात करते वक्त तो हम जब भी किसी से बात करते हैं, कोई नया दोस्त बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू पुट द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। बट मेंस एग्जामिनेशन में आपकी पर्सनालिटी समझ में आ जाती है बिना आपसे मिले। मेंस एग्जामिनेशन का स्वरूप ऐसा बना हुआ है, बिना आपसे मिले आपकी पर्सनालिटी जज कर लेंगे। हाँ, क्या पूछ रहे हो? यू आर आस्किंग एनीथिंग? आई गेस गलती से माइक ऑन है। गलती से माइक ऑन है। वहां पर इतनी स्पीड में आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है कि आपके मन में जो चल रहा है ना वही बाहर आएगा। आप फैब्रिकेट नहीं कर सकते चीजों को, इतनी स्पीड से आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है। समझ में आएगा? तो मेंस एग्जामिनेशन के बारे में अभी अपने पास उतना समय है नहीं, अपन ऑलरेडी बहुत इसमें आ गए, बट इंपॉर्टेंट जो चीज है मेंस एग्जामिनेशन में मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी थिंकिंग स्किल्स,
आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. नाउ दिस इज अ वेरी बिग वर्ड. दिस इज अ वेरी बिग वर्ड. प्रॉब्लम सॉल्वर या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. देयर आर लॉट ऑफ पीपल. आप आपके घर में भी आप ऑब्जर्व करना, या आप आपके फ्रेंड सर्कल में ऑब्जर्व करना, आपके आसपास आप ऑब्जर्व करना. देयर आर पीपल हु विल कीप कमिंग विद यू विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सोल्यूशन लेके आने वाला सिर्फ एक आधा कोई होता है उस ग्रुप में. हाँ, उसके पास जाते हैं सब लोग. If you can be a problem solver, then you are a officer material. Every day in your office, you will be solving 100 problems. 100 प्रॉब्लम अलग अलग तरह की आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. कभी किसी किसान की प्रॉब्लम होगी, कैसे कभी किसी पेडिस्ट्रियन की प्रॉब्लम होगी, कभी किसी टेम्पल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम होगी, कभी किसी लोकल पॉलिटिशियन की प्रॉब्लम होगी, कभी किसी क्रिमिनल की प्रॉब्लम होगी, कभी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम होगी, कभी टैक्सेस की प्रॉब्लम होगी. हर दिन आप 100 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. ठीक है. Every problem solving will require entrepreneurial skills. Entrepreneurial skills का मतलब क्या? Exactly. कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, ये चीज. Being a government servant, constraints. आप लोगों ने, सब लोगों ने फिजिक्स तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लेवल पे देखा होगा. फिजिक्स क्या है? कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं, कुछ गिवन कंडीशन होती है, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. इस सिचुएशन में आपके एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स काफी ज्यादा टेस्ट होंगे कि जहां पर आप कैसे लोगों को मैनेज करते हो, चीजों को मैनेज करते हो, येट एट द सेम टाइम एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हो कि नहीं, कितनी भी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं. ठीक है. मतलब इट्स सच अ डाइवर्स मिक्स कि जिसके बारे में ना बोल के नहीं, आपको एक्सपीरियंस करके ही समझ में आएगा, है ना. तो मेंस आंसर राइटिंग आपसे ये सारी चीजें टेस्ट करती है. 1800 मार्क्स का पेपर होता है, रिटन पेपर होता है. 1800 मार्क्स आपको लिखने हैं, 1800 मार्क्स के आंसर्स. ठीक है. चिंता मत करो, वो विद प्रैक्टिस वो बिल्ड हो जाता है. ठीक है. तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो है राइटिंग स्किल्स. कमिंग टू इंटरव्यू, इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. ये मेंस के पेपर्स कौन से? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, जो भी प्रोफेसर्स होते हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में होते हैं, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर होंगे, मुंबई यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर होंगे, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इस तरह के प्रोफेसर्स का पैनल होता है ना, और काफी एक्सपर्ट पैनल है. तो वो लोग आपके पेपर्स चेक करते हैं. नहीं, कोई रीचेकिंग का प्रावधान नहीं होता है, तो रीचेकिंग वगैरह कुछ नहीं. ठीक. ओके. सो दैट इज द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन. और एक बार नेचर ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग कि इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटीज. आप कितना क्रिस्प वे में, ऑथेंटिक वे में, बिना झूठ बोले किसी भी चीज का जवाब दे सकते हैं. ठीक है. बेसिकली आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हो और पहली बार उस व्यक्ति से मिलने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है बातचीत करने के बाद, तो वो इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा. इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन इमोशंस. मतलब अभी ये थोड़ा सा अंदर का चीज हो गया. यूपीएससी बोलता है कि हमारा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, बट इंटरव्यू इज नॉट ऑब्जेक्टिव. इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आपको उनसे बात करके कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ, आपके जवाब उन्हें कैसे लगे. ठीक है. यहाँ पे दिस इज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर. एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर आपको पूरा माइन्यूट डिटेल पे चेक करेगी हर चीज में. पर यूपीएससी का इंटरव्यू होता कितनी देर का है? 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का. ठीक है. तो यहाँ पर आपको उनसे बातचीत करके कैसा लगा, आपके ऑथेंटिक आंसर्स लगे नहीं लगे, आप कितना क्रिस्प लेवल पे सोच सकते हो, कितना मल्टीपल डायमेंशंस में सोच सकते हो, और आपका डिमीनर कैसा है. डिमीनर का मतलब जब हम इंटरव्यू वगैरह के रिलेटेड कोई स्पेशल सेशन करेंगे तब मैं आपको इंटरव्यू के बारे में अलग से बताऊंगा. चाहिए. हाँ, हमने जो क्वेश्चंस लिए थे उन क्वेश्चंस में से कुछ और क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश करते हैं. तो आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड फॉरेन सर्विसेज सिलेबस वाला पार्ट. मैं भी थोड़ी देर में उसको कवर कर लेता हूँ, ऑप्शनल वाला पार्ट. ठीक है. चलो, नेक्स्ट थिंग टू एड्रेस इज व्हाट इज द सिलेबस. सिलेबस बहुत स्टैंडर्ड है. यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पे, अपने नोटिफिकेशन में एक सिलेबस दे रखा है. वो सिलेबस अगर आप देखोगे तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 एस्पेक्ट्स. वन इज द बेसिक स्टडीज. बेसिक स्टडीज वाला एक एस्पेक्ट है जो कि एनसीईआरटी लेवल का है.
क्लास 6 से लेके क्लास 12 की एनसीईआरटीज आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रीड करना है, आपको समझना है। ये एनसीईआरटीज में कोई देयर इज नो कटिंग कॉर्नर्स इन दिस एनसीईआरटी वाला पार्ट। आई रिपीट, please do not cut corners on this NCERT reading wala part. It is a, if you want to get a top rank, it is a compulsory part. कई लोग बोलेंगे NCERT ना भी पढ़ो तो भी चल जाता है, ऐसा वैसा, but NCERT is NCERT. आप लोगों को वो पढ़ना चाहिए, कम से कम 2-3 रीडिंग्स बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। हाँ, हर एक NCERT पढ़ने के लिए नहीं है, सिलेक्टिव NCERT पढ़नी है, जैसे कि हिस्ट्री की NCERT आपको अलग फॉलो करनी है, ओल्ड NCERT फॉलो करनी है, ज्योग्राफी की न्यू भी कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस की न्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग है, तो जब जैसा मौका आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपको क्या एग्जैक्टली फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस कि जहां पे आपको एनसीईआरटी रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। सेकेंड एस्पेक्ट इज एनसीईआरटीज के अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स प्रेस्क्राइब्ड है। ये बुक्स सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ने प्रेस्क्राइब किए हैं, टॉपर्स ने प्रेस्क्राइब किए हैं, और वो बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स जैसे एम लक्ष्मीकांत का नाम आपने सुना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो आपने सुना होगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ बुक्स है, बहुत पॉपुलर है। अगर आप में से किसी को चाहिए रहेंगे तो मैं उसकी लिस्ट भी बाद में आपको शेयर कर दूंगा, या आपको दिख भी जाएगा कहीं पर भी, आप गूगल कर लो, ठीक है। उसके बाद ये सवाल उठता है कि अब इन बुक्स को अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो उसको स्क्रैच से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन बुक्स को स्टडी करने का जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है, स्पेशली इफ यू आर इनटू यू नो ग्रेजुएशन, वाइल ग्रेजुएशन, आपने कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में ब्रीफ में मैं अभी बताऊंगा, और कल मैं इसके बारे में एक डिटेल प्रोग्राम शेयर करने वाला हूँ, ओरिएंटेशन सेशन जो कल होने वाला है उसमें। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि you need to have these two set of books, one is the NCERT, one is the standard books. You start from NCERT, you read NCERTs, you process NCERTs. If you have to check your knowledge from prelims point of view, you have to give a lot of MCQs, mains point of view, answer writing आपको करनी पड़ेगी। कैसे शुरू करना है, क्या करना है, अब वो कैसा स्टेप बाय स्टेप मेथड है, तो वो जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। बट you need to start from NCERTs, that is the basic thing. एंड पढ़ना कैसे है, हर चीज आपको रटना नहीं है ना। एनसीईआरटी बस आपको समझने के हिसाब से पढ़ना है कि क्या कहानी क्या है, मुद्दा क्या है, आपको रटना नहीं है। हर फैक्ट पता होना जरूरी नहीं है, हर चीज याद होना जरूरी नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के हिसाब से उसको पढ़ना है। एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इंडिया की हिस्ट्री कैसी है, इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है, पॉलिटिकल साइंस इंडिया का कैसा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा उसे पढ़ना है, और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसमें से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अरिहंत पब्लिकेशन की कुछ बुक्स आती है, उसमें से आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिलेबस हम कलेक्टिवली बता रहे हैं ना प्रीवियस में। हाँ, सिलेबस जो भी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन कलेक्टिव ही होती है। बस जब आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हो, जैसे प्रीलिम्स अगर आई तो आप एमसीक्यू ओरिएंटेशन में जाओगे, मेंस अगर आई तो आप सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के ओरिएंटेशन में जाओगे, ठीक है। अब बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ना ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 500 मार्क्स का ऑप्शन होता है। ये जो 1800 मार्क्स का जो रिटन टेस्ट है, उसमें 500 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। 2 पेपर्स आपको लिखने पड़ेंगे, 2 पेपर। ऑप्शनल में आपसे एक्सपेक्टेशन ऐसी है उनकी कि आपको मास्टर्स लेवल का नॉलेज होना चाहिए। इवन इफ यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, उस पेपर में आपको नॉलेज मास्टर्स लेवल तक की चाहिए। डरने का कोई ऐसा जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके पास प्लेंटी ऑफ चॉइस अवेलेबल है। 26 टॉपिक्स ऐसे हैं, 26 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें से आप ऑप्शनल पिक कर सकते हो। 26 सब्जेक्ट्स है, तो आपके इंटरेस्ट में का कोई भी एक ऑप्शन आपको पिक करना है इन 26 में से, और उस पर आपको 500 मार्क्स का आंसर राइटिंग करना है। द थिंग इज, ऑप्शनल पिक करते वक्त कई सारे लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं कि यार मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल, आई एम नॉट गिविंग यू, मतलब जैसे इमोशनल लेवल का नहीं, जो प्रैक्टिकल लेवल का है, जिसके थ्रू आप आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, मैं वो आंसर दे रहा हूँ। ऑप्शनल पिक करते वक्त आपको स्कोरेबिलिटी देखना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शनल आपको 320 में से ऊपर स्कोर करके देगा। देयर आर अ फ्यू फिल्टर्स दैट यू नीड टू चेक। पहला फिल्टर है, ऐसा कौन सा ऑप्शनल है जो पिछले कुछ सालों में 320 के ऊपर मार्क्स देने में सक्षम रहा है। पहला कंडीशन आपको समझ में आ रहा है सबको ऑनलाइन में? Are you guys? Yes, sir.
तुलसी समझ में आ रहा है क्या? स्वागता, साइली, ऋषभ, ऋचा। Yes, sir. Yes. Yes. Sir. Yes, sir. तो ऑप्शनल के लिए देखो, देयर आर 2-3 फिल्टर्स एंड आई एम सेइंग दिस फिल्टर्स इन द ऑर्डर इन व्हिच यू शुड फॉलो. फर्स्ट फिल्टर इज 320 प्लस आपको आना चाहिए उस ऑप्शनल में. ऐसा ऑप्शन होना चाहिए आपको आना चाहिए, मतलब पास्ट में लोगों ने 320 प्लस लाए हैं, ये होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, वो ऑप्शनल आपको कितना हेल्प करेगा जनरल स्टडीज में, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में. कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ये सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में भी आपको मदद करेंगे, मेंस में भी आपको मदद करेंगे, इंटरव्यू में भी मदद करेंगे. अगर ऐसा ऑप्शन है बहुत अच्छी बात है, ठीक है. जैसे मान लो अगर मैंने ऑप्शन ले लिया, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन ले लिया, तो मेरे को हेल्प कर रहा है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू? नहीं कर रहा. मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्कोर देखता हूँ, 320 प्लस कोई लाता ही नहीं है मैकेनिकल में, बहुत मुश्किल है. तो मैंने लेना चाहिए क्या? इवन इफ आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दैट, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. तो दूसरा फिल्टर क्या है कि वो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है. तीसरा फिल्टर है ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में ऑप्शन को कवर किया जा सकता है. कुछ ऑप्शनल बहुत बड़े होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा है, सिविल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा है, मैथ्स बहुत बड़ा है, 9 से 10 महीने लगते हैं मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने को, सिर्फ ऑप्शनल का 9 से 10 महीने लगते हैं. ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूं, पर मैथ्स का एडवांटेज भी है. लोगों ने 350 360 मार्क्स छोड़े हैं मैथ्स में, वो भी एक एडवांटेज है. तो टू ईच टू इट्स ओन, है ना. मतलब आप लोगों को ये देखना होगा सबसे पहले, जब अगर आप बहुत यंगस्टर्स और आप अभी शुरुआत कर रहे हो, आप लोगों ने ऑप्शन की अभी चिंता नहीं करनी चाहिए. आपने ज्यादा फोकस जनरल स्टडीज को बिल्ड करने पे देना चाहिए. धीरे धीरे करंट अफेयर्स में रुचि बनानी चाहिए, करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट बनाना चाहिए. यार ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, ये क्या इनिशिएटिव, वो क्या इनिशिएटिव है, ये कौन सी स्कीम है, वो कौन सी स्कीम है. आपको अभी क्यूरियोसिटी लेवल पे आपको करंट अफेयर्स के साथ दोस्ती बनानी है, सोशल साइंसेस के साथ दोस्ती बनानी है. और जब आप आपकी प्रिपरेशन में 7-8 महीनों में पूरे एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, उसके बाद आपको थोड़ा सा इनर कॉलिंग आएगा कि आप आपका ऑप्शन क्या पिक कर सकते हो. जो भी आप आपका ऑप्शन पिक करो, यू शुड डिसाइड इट विद कंसल्टेशन विद योर मेंटर और योर, जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हो उससे. ठीक है, उनसे. सॉरी, सब्जेक्ट्स एग्रीकल्चर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी से 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. हिस्ट्री भी है ना. हाँ, उसमें से एक चूज करना है. पहले 2 ऑप्शंस हुआ करते थे, आपको पहले 2 थे, अब एक ही चूज करना है. बट कुछ ऑप्शन बहुत बड़े हैं, हिस्ट्री बहुत बड़ा ऑप्शन है. तो कुछ रेकमेंडेड अगर आप चाहते हो जानना तो मैं रेकमेंडेड बता सकता हूँ. आज की डेट में ये ऑप्शन काफी ट्रेंडिंग है, आपको जानना है तो मैं बता सकता हूँ, किसी को पूछना है. यस सर. तो सबसे पहला ऑप्शन जो काफी पॉपुलर और मोस्ट रेकमेंडेड है, एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में है. आपको बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगा, ह्यूमन हिस्ट्री का एवोल्यूशन कैसा हुआ है वो पढ़ने को मिलेगा, एंड इसको जनरल स्टडीज में भी आपको हेल्प करेगा. सिलेबस बहुत छोटा है, 2.5 से 3 महीने में कवर किया जा सकता है. पॉपुलर ऑप्शन. यस. दूसरा ऑप्शन जो कि काफी पॉपुलर है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन. पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस इसमें भी हेल्प करता है आपका मेंस में, प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में, और काफी दिलचस्प है ना. मतलब अपने को गॉसिप करना पसंद है ना सब लोग. पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन इज हाफ ऑफ इट इज गॉसिपिंग, है ना. वो नैन्सी पेलोसी क्यों गई ताइवान में, उसका क्या काम था, क्यों चाइना ताइवान के बीच में झगड़े हो रहे हैं, ये सब गॉसिपिंग है ना. तो ये एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट, इंटरेस्टिंग और बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है, जो कि आपको मल्टीपल लेवल पे हेल्प करता है. जस्ट दैट यू हैव टू बी रेगुलर एट इट. करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, तो आपकी प्रिपरेशन भी उतनी डायनामिक होनी चाहिए, है ना. जैसे हिस्ट्री बदलने वाला है क्या? अगर मैंने हिस्ट्री ऑप्शन लिया तो हिस्ट्री बदलता नहीं है, पर सिलेबस बहुत फास्ट है. तो ये तीसरा ऑप्शनल जो भी काफी पॉपुलर है वो है सोशियोलॉजी. बहुत पॉपुलर है, सोसाइटी के बारे में पता चलता है, फैमिली सिस्टम. हम लोग अगर रिलीजियस ग्रुप झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़ा क्यों करते हैं हम लोग,
क्या क्या कारण है, अगर इंडिया में गरीबी है तो गरीबी क्यों है ना। सोसाइटी के बारे में जो स्टडीज होती है, पब्लिक साइकोलॉजी के बारे में जो स्टडी होती है, वो सब सोशियोलॉजी में आती है। चौथा ऑप्शनल है साइकोलॉजी। अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन, स्पेशली अगर किसी को माइंड रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट है ना, माइंड रिलेटेड अगर कुछ चीजों में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये। Is it possible कि हम जब तक एग्जाम दें हाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट के डायमेंशंस बदल जाए? यस, वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि जब तक आप एग्जाम दो 2024 में या 2023 2025 में, तब तक ऑप्शनल के क्या ऐसा भी हो सकता है कि यूपीएससी अपना एग्जामिनेशन का पैटर्न ही पूरा पूरा चेंज कर दे, ऐसा भी हो सकता है। आप लोगों को सुन के थोड़ा सा डर लग रहा है क्या? दिस इज द ब्लेसिंग, दिस इज द ब्लेसिंग। जब जब सिलेबस चेंज हुआ है, जब जब सिलेबस चेंज हुआ है, टफनेस लेवल कम हुई है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जिन लोगों ने एक नॉन कोचिंग माइंडसेट से प्रिपरेशन की है, एक नॉन कन्वेंशनल अप्रोच से अपने स्किल्स को बिल्ड करने पे काम किया है, अपने नॉलेज और क्यूरियोसिटी लेवल पे काम किया है, उन लोगों के लिए सिलेक्शन पाना बहुत आसान हुआ है जब जब सिलेबस चेंज हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज है अगर सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा कंपटीशन तो प्रोटेस्ट करने में ही बर्बाद हो जाती है ना। दिल्ली में ऐसा होता है कि अभी आप जब दुनिया में एंटर करोगे यूपीएससी के, है ना, प्रोटेस्ट करेंगे, अटेम्प्ट बढ़ाओ, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द ऑप्शनल, आपने तब डिसाइड करना चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग विद ओके नंबर ऑफ आवर्स पर डे, हाँ अलोंग विद ग्रेजुएशन, अगर आपका ग्रेजुएशन में कुछ समझ आ रहा है तो अराउंड आई वुड से अराउंड 4 hours at least, if you should, मतलब 4 hours at least along with graduation, कि 4 घंटे आप दो, उससे कम मैं इसलिए नहीं बोल रहा because there are things that you need to do on a regular basis, around 4 hours including self lectures plus self study को मिला के कम से कम आपने 4 घंटे देने चाहिए, ठीक है, कम से कम आपने 4 घंटे देने चाहिए, जिसमें आपका जनरल जो रीडिंग है, रीडिंग वाला पार्ट हो जाए, आपके लेक्चर्स हो जाए, ये सब आपने 4 घंटा का समय तो देना ही चाहिए कम से कम। 3 आवर्स भी चल जाएगा, 3 आवर्स भी चल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अराउंड 4 आवर्स का आप दे दोगे तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन योर कोर्स ऑल्सो। अगर किसी का ग्रेजुएशन कोर्स बहुत रिगरस है, अगर आपका ग्रेजुएशन कोर्स इंजीनियरिंग है या आपका ग्रेजुएशन कोर्स एमबीबीएस है, बहुत रिगरस कोर्स है, दिन में आप 2 भी घंटा दे दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। एग्जाम का फॉर्मेट हमारा हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद में ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स भी अपन ने ऑलमोस्ट कवर कर ली है, ओके। एज लिमिट फॉर ओपन कैटेगरी इज 32 इयर्स, आप 32 साल तक दे सकते हो और 6 अटेम्प्ट्स होते हैं ओपन कैटेगरी के लिए। अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन अवेलेबल है बाकी सारे इसको, ठीक है। अब आते हैं न्यूज़पेपर एंड नोट्स। तो शुरुआत में आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। आई वुड जस्ट से व्हाटएवर न्यूज़पेपर यू आर पिकिंग, मतलब आइडियली इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू रिकमेंडेड है, इसके अलावा भी आपको जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया मत पढ़ना, जो लोकल न्यूज़पेपर्स है वो मत पढ़ना, ये 2 पेपर्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेनली नहीं, लोकल टाइम्स वगैरह भी नहीं, लोकल न्यूज़ फॉलो करने के लिए आपने पढ़ लिया इन जनरल वो बात अलग है, पर जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आर्टिकल्स आते हैं या जो लोग लिखते वाले अच्छे लिखने वाले लोग हैं, वो लोग लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में या द हिंदू में, ठीक है। टू बिगिन विद यू कैन स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू थोड़ा अगर आपको हाईफाई लग रहा है तो आप एक्सप्रेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और शुरुआत में नोट्स मत बनाओ, उसको बस एक क्यूरियोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी कर सकते हो, ओके। सो हाँ, प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स 1.5 साल तक का। इफ वी बी कंजर्वेटिव, आइडियली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 1 साल बोलती है, बट यूपीएससी कई बार थोड़ा और पीछे भी जा सकता है और 1.5 साल तक के भी पूछ सकते हैं। How would life look if I'm doing engineering plus I'm preparing for UPSC 4 hours a day? I would say engineering, if you are doing engineering with UPSC 4 hours a day, you won't have any social life which usually engineering students have.
that you won't have. That's a pretty hectic schedule. Basically, engineering colleges run from morning 8 a.m. to 4 a.m. or 4 p.m. या 9 a.m. to 5 p.m. ऐसा रन होता है. उसके बाद you have your own stuff to do, and 4 hours managing it would be very difficult, because engineering is regular submissions, projects, viva, some or the other way they keep you engaged. Plus the attendance levels are such that they won't allow you to bunk also. So 4 hours looks difficult, 2 hours is manageable. If we minus social life, It is not possible. It is not recommended, because socializing is a part of skill building. So if you just tame yourself from the knowledge point of view of civil services, that is not going to help you. You need to socialize in order to gain some social skills. You need to learn from people. You need to learn from your colleagues also. So you need to go out, participate in competitions. है ना? तो ये सब करना पड़ेगा. Even if you are doing it from a local college, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो या कोई प्राइवेट लोकल कॉलेज में भी हो ना, तभी भी आपको क्या करना है, आपको डायनेमिक कॉलेज, देखो हर डायनेमिक कॉलेज में ना कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं. ये तो आपने देखा होगा, कुछ टेक फेस्ट होते हैं. आईआईटी बॉम्बे में एक टेक फेस्ट होता है, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं. तो इवन इफ यू हैव टेकन एडमिशन इनटू अ स्मॉल टाउन कॉलेज, still what you can do is you can participate in competitions at these premier institutions. ये पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. यहाँ पर आपकी स्किल बिल्डिंग होगी, बिकॉज यूपीएससी, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आया, बिकॉज यूपीएससी एग्जाम इज मोर अबाउट द स्किल रादर देन द नॉलेज. इसीलिए आप कभी कभी देखोगे कई सारे टॉपर्स जेन्युइनली जब अपने इंटरव्यू में बोलते हैं ना कि हमने ज्यादा नहीं पढ़ा इस एग्जाम के लिए, वो सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं. अगर उन्होंने जेन्युइनली ये कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ आपको, if you look at people like सार्थक अग्रवाल, मैं उसका नाम 2 बार अभी क्यों ले रहा हूँ, because he is highly intellectual, highly skilled, he is an economist. वो इकोनॉमिस्ट था वो पहले, तो उसने बिना कुछ ज्यादा पढ़े ही उसके स्किल्स ही इतने ज्यादा लेवल पे इवॉल्व हो चुके थे कि वो बहुत स्मूथली सेल थ्रू कर गया यूपीएससी में पहले ही अटेम्प्ट में. ऑफ कोर्स ही कम्स फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड बैकग्राउंड, कि उसके पेरेंट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा मतलब सिविल सर्विसेज में काफी अच्छा एक्सपोजर था. बट यूपीएससी में अगर आपका स्किल है ना, तो आप लिमिटेड या कम पढ़ाई में भी निकाल लोगे. बट यहाँ पे स्किल बहुत जरूरी है. कौन सी स्किल की बात कर रहा हूँ मैं? कोई स्किल आप लोग बता सकते हैं कि ऑनलाइन में कौन से स्किल्स आप में चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलेक्चुअल, Leadership skills. Socializing skills, and what else? मैनेजमेंट. Management skills. Tulsi, you were saying something? Leadership skills. Leadership skills, very good. Building your instincts, yes. सोचो. You need to, even this is a skill to think on the spot. ये भी एक अपने आप में स्किल है. हाँ ऋषभ? पेशेंस, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. अरे अच्छा हुआ ऋषभ तूने ये पॉइंट निकाला, ठीक है. यूपीएससी का जो गेम है ना, इट इज नॉट लाइक अ स्प्रिंट. यूपीएससी का जो गेम है, इट इज लाइक अ मैराथन. ऐसा मैराथन जहां पर आपको स्लो पेस पे चलना है, चलते रहना है. स्लो पेस पे चलना है और चलते रहना है. यहाँ पर आपको ना एकदम स्प्रिंटर की तरह दौड़ना नहीं है. कई लोग ना बहुत जोश में यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, है ना. पूरा वो लक्ष्मीकांत वगैरह हर चीज की एकदम नई बुक ला लेंगे एंड एकदम तैयारी वगैरह शुरू कर देंगे, एनसीईआरटी खत्म कर देंगे. या फिर कई लोग ऐसा होता है कि 2 दिन 12 घंटा पढ़ेंगे, फिर 1 महीना कुछ नहीं पढ़ेंगे. यहाँ पर यूपीएससी में ना, अब मैं आपको कैसे बताऊं, आई वांट टू मेक यू विजुअलाइज इट ग्राफिकली. आप लोग सब लोग कोई ना कोई टेक प्रोडक्ट यूज करते होंगे, मे बी अ स्मार्ट वॉच, मे बी अ गैजेट, जिसको आपको हर दिन लेवल पे चार्ज करना पड़ता है. बस उस तरह से आप समझ लो. एवरी डे यू नीड टू प्लग इन योरसेल्फ, चार्ज योरसेल्फ एवरी डे. इट्स एन एवरीडे प्रोसेस. धीरे धीरे हर दिन आपको अपने आप को ये करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने चार्जिंग कर ली और आप 1 महीना आपने निकाल दिया और फिर यूपीएससी क्रैक हो गया. ऐसा नहीं. एवरी डे यू नीड टू स्टे मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, पेशेंट लेवल पे आपको धीरे धीरे करना है. क्योंकि सरकारी अफसर मतलब पेशेंस.
है ना? तो अगर आपको सरकारी अफसर बनना है तो आपको बहुत पेशेंस लगेगा, बहुत पेशेंस, बिकॉज थिंग्स विल मूव एट देयर ओन स्पीड। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू कैन नॉट बी अ रिबेल। ये रिबेल की वाली जगह नहीं है। अगर आपको रिबेलियन करना है तो आप एंटरप्रेन्योर बनो। अगर आपको रिबेलियन चाहिए या डिफेंस में जाओ। अगर आपको वैसा चाहिए ना, इसीलिए डिफेंस वाले लोगों को आप ऐसा सिस्टम बताओगे ना, दे वो लिटरली यू नो गिव अब्यूजेस टू दिस थिंग, क्योंकि देयर इज डिफेंस मींस डिसिप्लिन, स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिसिशन। डिफेंस का टोटल माइंडसेट अलग है और यूपीएससी का माइंडसेट स्लो, सबको साथ में लेके चलना, कलेक्टिव चेंज, इसका मूड अलग है। Entrepreneurship is very very dynamic, very very rebellious in nature. तो यूपीएससी का जो मूड है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है? तो जो स्किल की हम लोग बात कर रहे थे, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि अभी मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, टेकिंग थिंग्स टू द फिनिश लाइन। नाउ टू बिगिन, हर कोई बहुत इजीली हर चीज कोई नई चीज शुरू करना काफी आसान काम है ना, कोई नई चीज शुरू करना, पर चीजों को अंजाम तक लेके जाना, ये यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप एग्जीक्यूट कर पाओ, जो भी आपने प्लान्स बनाए वो आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ, ठीक है? एंड मतलब मैंने आपको काफी डरा दिया, बट आई टेल यू सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ यूपीएससी जर्नी। सबसे अच्छी चीज, ठीक है? अब इसके लिए थोड़ा एक्साइटेड रहना, बिकॉज if I have to pick one exam or let's say 2 exams in India जो आपको एक ओवरऑल लेवल पे बिल्ड करेंगे, वो एक एग्जाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, पहली एग्जामिनेशन ओवरऑल लेवल पे आपको बिल्ड करेगी। इतना ज्यादा आपके पास नॉलेज आ जाएगा, इतना ज्यादा आपके पास ज्ञान आ जाएगा, आप किसी भी विषय पे, किसी भी जगह पे, किसी के भी सामने तर्क वितर्क, मतलब प्रोस कॉन्स, आर्गुमेंट्स, इन फेवर अगेंस्ट में, हर चीज आप बोल पाओगे, हर चीज आप कर पाओगे। It will instill so much knowledge in you. It will instill immense level of curiosity within you. Immense level of curiosity, ठीक है? ये कोई एग्जामिनेशन नहीं कर पाएगी। दूसरी एग्जाम ऑफ कोर्स सीडीएस, एफकेट और एनडीए की एग्जाम्स है, कि जो कि आपको एक ऑल राउंड लेवल पे डेवलपमेंट दी। इस एग्जामिनेशन के दौरान अगर आप स्पेशली ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन में एंटर करने वाले होंगे फर्स्ट ईयर, you would get an opportunity to read so many articles, so many books, so many people, आपको सुनने को मौका मिलेगा, है ना? कि मतलब it would be such an intellectual pleasure जिसकी मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आपको स्कूल लाइफ में हिस्ट्री ज्योग्राफी उतना नहीं भी पसंद आया है ना, एक बार आप जब प्रिपरेशन में आ जाते हो ना, आपको लगेगा सोशल जितना ब्यूटीफुल कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स अब हैं मार्केट में, और जो बुक्स आ चुकी है, जो आर्टिकल्स आ चुके हैं, इट इज सो सैटिस्फाइंग कि नो अदर आई थिंक level of preparation can match to this level of excitement, provided we do it with a lot of curiosity. Another thing with UPSC thing is कि ये एवोल्यूशन है ना, अंबेडकर ने कहा था, अंबेडकर या किसी ने तो कहा था कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज द कल्टीवेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है? तो जो कल्टीवेशन आपके माइंड का यहाँ पे हो रहा है ना, वो कल्टीवेशन इतना परिपक्व आपका मन बन जाएगा, आपको उठा के किसी भी सेक्टर में डाल दिया, आपको उठा के आपके घर के बिजनेस में भी डाल दिया, तभी भी आप वहां पे 4 चांद लगा पाओगे। आपको उठा के मतलब टीचिंग प्रोफेशन आप बहुत अच्छा कर लोगे, कहीं पर भी आपको डालो, ठीक है? अगर यूपीएससी में, नाउ द टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर इज बैकअप ऑप्शंस, तो आप अगर कहीं पर भी चले गए, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आपके इसमें ओपन हो जाएंगे, क्योंकि नाउ यू आर नॉट अ केज्ड माइंड एनीमोर। अब आप ओपन हो चुके हो, आपको सोचना सिखा दिया यूपीएससी, ठीक है? तो आप जो भी करोगे, इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे लोग यूपीएससी के बाद एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं, बहुत सारे लोग। इट इज नॉट सेलिब्रेटेड nowadays, but I am telling you, in a few years from now, this thing is going to be celebrated. Failures from UPSC, droppers of UPSC coming out and making big in life. Just wait for a few years and that you will see it happening. Okay? Already there are
many examples of people. ठीक है, yes, What are the don'ts during the good question, I'll come to that. अचीव करने में कैसे फेल होते हैं, what are the don'ts? The first don't is that सबसे पहले तो not having the right type of guidance. UPSC is about guidance. अगर सही गाइडेंस नहीं है तो फेलियर आना अश्योर्ड है, ठीक है। दूसरा डोंट ये है टेकिंग शॉर्टकट्स। यूपीएससी के प्रिपरेशन जब आप शुरू करोगे इतने ज्यादा आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहां पे आपको एनसीईआरटी के क्रिस्प नोट्स मिल जाएंगे, एडवांस बुक्स जो भी है उन सबके क्रिस्प नोट्स मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स मिल जाएंगे, एवरीथिंग वुड बी रेडीमेड। पर हमने वो खाना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये प्रैक्टिकल नहीं है, कई लोग बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपके पास समय है मतलब एक एवरेज प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी कम से कम परिपक्व, अगर आपको हर चीज खुद से सेल्फ मेड प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, इट विल टेक यू 15 मंथ्स फुल फ्लेज, एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ खुद से करने में 15 महीने आपको लगेंगे, ठीक है। 15 महीने, 3-4 घंटे अगर आपने हर दिन दिया, 15 महीने आपको लगेंगे ये करने में। पर अगर आपने ये किया विदाउट टेकिंग शॉर्टकट्स ना, देन यू आर डूइंग रियली गुड। एक और चीज व्हाट आर द डोंट्स में, कोई लोगों को हेजिस्टेंस होता है आंसर राइटिंग में। उन्होंने थ्योरेटिकल लेवल पे सब कुछ पढ़ा होता है, पर जब उनको बोलो ना यार आंसर लिख, तो आंसर नहीं लिखेंगे। आंसर राइटिंग, और मैं बोल रहा हूँ कि ये अभी आपने मेंस की तैयारी तो शुरू नहीं की है, पर मेंस की तैयारी में सबसे बड़ा हर्डल होता है आंसर राइटिंग। एक और डोंट या एक और रीजन क्यों लोग सक्सेसफुल नहीं होते is because they think UPSC exam is just like another exam that is testing your knowledge. It is not. It is not just testing your knowledge, but it is also testing your skills. इसीलिए my only humble appeal to you is whenever you are preparing for civil services, directly or indirectly, please ensure in whatever you are doing throughout your graduation, you are bringing or you are building your skills. ठीक है, आप लोगों के स्किल्स बिल्ड होने चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है और आपको पीपीटी तक बनाना नहीं आ रहा, क्या फायदा? अगर आप बोल रहे हो कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है और स्टेज पे बात करने से आपको डर लगता है, नो यूज, ठीक है। आपको ये स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेगी। आप बोल रहे हो कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है पर आपको स्पीच देना नहीं है इंडिपेंडेंस डे का, आपको उतरना पड़ेगा, आपको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, आपको चीजों को हाँ बोलना पड़ेगा। ऐसी जो भी चीज है जो आपको अनकंफर्टेबल बनाएगी, आपको उसको हाँ बोलना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक ऑफिसर बन जाते हो, हर दिन आपकी लाइफ में एक अनवेलकमिंग इवेंट होता है, अनवेलकमिंग। आप उसको न्योता नहीं देते हो पर वो आता है और उसका आपको मेहमान नवाजी के साथ स्वागत करना पड़ता है ना। तो यू शुड build such things. And speaking about backup options, one good news I would like to tell you, and it was actually a reform in from past many years that was impending, that MPSC has aligned its syllabus with UPSC. अब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना पूरी की पूरी तैयारी का जो ये है मोडस ऑपरेंडी है या फिर टेक्निक की तैयारी का या फिर पूरा एग्जामिनेशन स्कीम है, वो पूरी की पूरी मैप कर ली है यूपीएससी के साथ में। हाँ, बिकॉज यूपीएससी की प्रिपरेशन इतनी ऑथेंटिक है। एमपीएससी के मेंस में एमसीक्यूज बोलते थे, एमसीक्यूज होते थे एमपीएससी के मेंस, अब डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। तो अब ये बेनिफिट कैसा है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज बाय डिफॉल्ट आपकी प्रिपरेशन एमपीएससी के लिए हो रही है, प्रोवाइडेड 80% हो रही है, 20% आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा एमपीएससी के लिए। There are banking exams, there are insurance exams, there are teaching exams, there are all staff selection commission वाले exams, grade B वाले post, ये सारे के सारे आप दे सकते हो if you are preparing for civil services. Defense exams आप सारे के सारे दे सकते हो। I would also like to highlight the commonness in all these exams. जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जितने भी डिफेंस एग्जाम है, जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स है, उनमें का कॉमन फीचर मैं बताता हूँ। 3 फीचर्स कॉमन है। पहला, इन एग्जाम्स में इंग्लिश का कंपोनेंट रहेगा। इंग्लिश 2 तरह की, एक रिटन इंग्लिश या आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग वाला इंग्लिश, ग्रामर वाला इंग्लिश,
और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स वाला इंग्लिश, वर्बल वाला। इंग्लिश वाला कंपोनेंट हर गवर्नमेंट एग्जाम, अगर रैंडमली कोई गवर्नमेंट एग्जाम से आप उंगली रखो, उस गवर्नमेंट एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो कि आएगा हर गवर्नमेंट एग्जाम में वो है मैथ्स या लॉजिकल, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। चाहे आप कैट एग्जाम ले लो या बाकी हायर एजुकेशन वाले एग्जाम्स ले लो, गवर्नमेंट एग्जाम्स ले लो, मेंटल एबिलिटी भी आएगा और मैथ्स भी आएगा। ठीक है। तीसरी चीज जो आएगी वो है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स सब में आएंगे। चौथी चीज जो आएगी वो है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ये चार चीजें अगर आपने अगले 2 या 3 सालों में परफेक्ट कर ली, आप लाइन से गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो, कोई भी। पहला है इंग्लिश, रिटन वर्बल दोनों। दूसरा है मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी बोलो या लॉजिकल रीजनिंग बोलो। मैथ्स में क्वांटिटेटिव मैथ्स है, 11 12 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तीसरा है करंट अफेयर्स, अगर डिफेंस एग्जाम है तो डिफेंस अफेयर्स भी उसमें आ जाएंगे। और चौथा है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज अबाउट यार आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, बॉयंसी क्या होता है ना, तो ये सारे, सरफेस टेंशन क्या होता है, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ये चीजें अगर आपने बिल्ड कर ली तो यू आर आर्म्ड विद immense stuff so that you can beat all these multiple examinations one at in one stroke. Okay. Yes. We have 5 minutes here. We talk about the perks of the job. Correct. At a materialistic level and what changes could be in our personality. Yeah. At mental level, what are the perks of the job? Mental level, I would say, आप लोग कभी, आप you guys tell me, आप लोग कभी ऐसे किसी दोस्तों में बैठे हो क्या कि जहां पे ना उनकी बातें ही इतनी लो लेवल की है कि आपको बोर होने लग गया है उस ग्रुप से? ऐसा कभी हुआ है आप लोग के साथ? ऐसा हुआ है? यस सर। और ऐसा कभी हुआ है आप लोग के साथ में कि जहां पे आप किसी ऐसे ग्रुप में बैठे हो जहां पे 3-4 घंटे हो गए, आपको समय का पता भी नहीं चला, इतनी अच्छे लेवल की बातें हो गई? ठीक है। The best mental perk of this job is continuous learning. UPSC एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो या if you become an officer, there is every day is a new day. It is very मतलब क्या बोल सकते हैं, it is way ahead of this 9 to 5 जॉब जहाँ पे आपको एक ही दिन बैठ के आप बस आपके कंप्यूटर के सामने रहो। हर दिन एक नया चैलेंज है। Every day is a new kick to your creativity. Every day. हर बार आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम ही कुछ ऐसे आएंगे। यू विल लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। आपको ये समझ में आएगा कि अगर एक किसान से बात करनी है ऐसे वे में कि वो आपकी बात मान ले, उसके घर में शौचालय बनाने के लिए, तो कैसे बात करते हैं किसान से। अगर आपको एक बिजनेस पर्सन से बात करना है उसका टैक्स भरने के लिए, जो उसने टैक्स नहीं भरा है, कैसे बात करते हैं बिजनेसमैन से ताकि वो उसका टैक्स भी भर दे। ठीक है। आपको यू विल लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद पीपल, यू नो, लाइक मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे इतने कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड हो जाते हैं कि बिना बात किए रिश्वत कैसे लेना है वो भी सीख जाते हैं, है ना। ऑल्दो दैट इज नॉट गोइंग टू बी व्हाट वी आर विल बी डूइंग, बट दैट इज द थिंग। तो मेंटल लेवल पे पर्क्स, अगर आप मुझे एक और पर्क है जो कि ना कई सारे सिविल सर्वेंट्स क्योंकि अपने शादीशुदा जिंदगी और इन सब में इतने उलझ जाते हैं कि जिसका फायदा नहीं उठा पा सकते। लेकिन अगर आप एक यंग एज में तैयारी शुरू कर रहे हो ना, तो मैं बता दूं कि अगर आप एक यंग एज में तैयारी शुरू कर रहे हो और अगर आप 22-23 में सिविल सर्वेंट बन गए, अगर आपकी डिजायर है, आपकी इच्छा है हायर एजुकेशन को लेके कि आपको MBA पढ़ना है, हार्वर्ड से पढ़ना है, स्टैनफोर्ड से आपको ग्रेजुएशन करना है, मास्टर्स करना है, कोई सरकारी खर्चे पे आप कर सकते हो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम दिए। सरकारी खर्चे पे आप हार्वर्ड बोलो, IIMs बोलो, आप बस आप उंगली रखो, IIM अहमदाबाद में से मेरे को MBA करना है, ठीक है भाई, जाओ 2 साल का लीव लो, जाओ मस्त पढ़ के आओ, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो IIM अहमदाबाद में। सैलरी आती रहेगी ना, सैलरी आती रहेगी। हाँ सर हाँ
इसमें एक डाउट था, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो फिर से देने पड़ता है, कौन से? लाइक IIM के लिए कैट वगैरह वैसे? एक्चुअली ऐसा कोई मेजर एंट्रेंस, देखो यहाँ पर ना होता क्या है कि उस बैच में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एस्पायर करते हैं, तो आपको एक एग्जाम देनी पड़ती है, बट इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम टू क्रैक। एक बेसिक एग्जाम होती है जो कि IIM नहीं लेता, तो आपका इंटरनल IAS एसोसिएशन लेता है, वो आपको देनी पड़ती है। और अगर आपने वो कर ली एंड डायरेक्टली यू विल बी एबल टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड फॉर हायर एजुकेशन वाला, 2 साल के लिए आप जा सकते हो, आप छुट्टी पे भी जा सकते हो, आपको आउट ऑफ इंडिया भी पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू कैन डू। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप ये कर सकते हो। एक और चीज है जो कि है, इट कम्स विद फाइनेंशियल डिस्टिंग, जो मैंने बताई है। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स ना सिविल सर्विसेज करने के बाद ना किताबें लिखते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स सर्विसेज होने के बाद किताबें लिखते हैं, पैसा आता है उससे, वो पैसा अलाउड है। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स सिविल सर्विसेज में रहते हुए गेस्ट लेक्चर्स लेने जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, उससे पैसा आता है, वो भी अलाउड है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें भी आप कर सकते हो जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर आती है, ये भी आप कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर सर्विसेज, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है। कंसल्टेंसी, यस, एक IAS ऑफिसर चलता फिरता कंसल्टेंट होता है। इफ यू वांट, आई एम टेलिंग यू, दिस इज अगेन अ सीक्रेट, इफ यू वांट टू बिकम रिच, मेक फ्रेंड्स विद एन IAS ऑफिसर। If you want to become rich, be friends with an IAS officer. ठीक है, now I'll leave that question to you कि सोचने को क्यों क्या कैसे, but can a doctor practice despite being an officer? Definitely. There was this lady doctor जिसने कोविड में, I'm not able to recall her name and I think this story is from South India. She was a female doctor. कोविड के टाइम्स में she was an officer and उस वक्त उसने कोविड में पेशेंट्स की जान बचाई थी, मतलब जानें बचाई थी। तो यू कैन प्रैक्टिस इफ नीड बी, सिचुएशन परमिट करती है। ऑलवेज देयर इज अ चेन ऑफ कमांड, आपको आपके चेन ऑफ कमांड में रिपोर्ट करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मुझे टीचिंग करना है, तो आपको परमिशन लेके आपको हर चीज कर सकते हो और आपको यूजुअली परमिशन मिल जाती है। तो ये this was again about this thing. Let me just check if there is any question that we are remaining to deal with. I think we have covered everything. Yes. सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहिए? हाँ, यही सब तो बताया। देखो ये चीज हमें अपने आप से पूछनी चाहिए कि मुझे क्यों जाना है इस सर्विस में, नॉट जस्ट सिविल सर्विस, आपको जो भी डोमेन में जाना है ना, दिस क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ एवरी डे, व्हाई एम आई डूइंग व्हाट एम आई डूइंग। मैं क्यों जाना चाहता हूँ सिविल सर्विसेज में, मैं क्यों जाना चाहता हूँ डिफेंस सर्विसेज में, ये हर, मैं क्यों बनना चाहता हूँ ऑन्टरप्रेन्योर, मैं क्यों बनना चाहता हूँ डॉक्टर, मैं क्यों बनना चाहता हूँ इंजीनियर, मैं क्यों करना चाहता हूँ MBA, जो भी आप करना चाहते हो, ये सवाल आपको हर दिन पूछना चाहिए। ठीक है, जब आपके एक्सपीरियंस हर दिन के आते जाएंगे तब आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना खुद का जवाब मिलेगा। ठीक है, मेरा जवाब आपके जवाब से अलग हो सकता है, मेरा अलग रीजन है ना, तो you will find your reason कि why do you want to do. If you ask yourself the same question on a daily basis. The most important thing that I can tell you is bringing change will make you happy. अगर आप किसी भी तरह का चेंज ला सकते हो, it will make you happy. If you can bring smiles on your faces, that will make you happy. So satisfaction guaranteed. अगर आप अच्छा काम करते हो, satisfaction is 100% guaranteed. ठीक है? Yes. Any further questions? I have a small takeaway, a small assignment for you guys after this session. So, if there is any question from the online audience, I would like to address. If not, then I'll proceed with my assignment. Is there any question? No, sir. No? I hope pretty much everything is clear. All right. So I want you to, do some research on
India's most impactful IAS officers or most impactful civil servants. Any one or two civil servants. I want you to read in depth about them. You can watch a documentary. आप एक documentary देख सकते हो, आप उनके बारे में पढ़ सकते हो. There are plenty of blogs available. ठीक है? Two most impactful officers. ऐसे तो बहुत सारे हैं, but दो लोगों के बारे में भी अगर आप पढ़ोगे ना, आपको बहुत सारे डीपर लेवल इंसाइट्स मिलेंगे. प्रोवाइडेड आप एक ऊपर लेवल एक 2-3 मिनट का वीडियो नहीं, इन डेप्थ उनके बारे में देखिए, रिसर्च करो. यू विल गेट टू नो द insights of their job and everything. ठीक है? Okay. Now, if any of you, like some of you are meeting for the first time, say, for example, Pranali, Rushad, Saili, Tulsi, of course I know Tulsi, but civil services के aspect में we are meeting for the first time. Rest of you I already know. If you guys are interested to understand and to know how exactly we are planning to start our unconventional path to civil services. So tomorrow there will be a session, the details of which I'll be sharing with you. तो औरंगाबाद में रह के या आप औरंगाबाद के बाहर भी अगर हो और अगर आपको 2 या 3 साल है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपको जानना है कि किस तरह से हम एक अनकन्वेंशनल पाथ पे जाके तैयारी करना की शुरुआत करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, तो उसके लिए मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें जो भी प्रोग्राम रहेगा इट वोंट बी डायरेक्टली सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर्ड नहीं रहेगा. द प्रोग्राम वुड बी मेनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेवलपिंग योर स्किल्स, developing your personality, as well as developing your knowledge required for civil services or defense services while you are doing your graduation, without being coached or without being like typical coaching classes वाले माहौल से हटकर. अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज एक मुझे मैसेज कर सकते हो. आई होप आज आपको एक एसएमएस तो आ ही गया होगा आज के मीटिंग लिंक का. आप उसी नंबर पे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज कर देना. आई वुड बी शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ द सेशन. इट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन टुमारो, मतलब कल रहेगा 15 अगस्त के दिन उसका ओरिएंटेशन सेशन है. एंड अकॉर्डिंगली आई वुड हाईलाइट यू द प्रोसीजर्स एंड एवरीथिंग ऑफ इट. ऑलराइट. This is a question on a personal. Okay. I just want to know out of curiosity. Yeah. Is there any type of corruption or bias in this whole process of selection? 100%. No corruption. Or bias? Bias, yes, but not directly. Like ऐसा कुछ personal level पे bias नहीं है ना, थोड़ा बहुत हो सकता है. जैसे उनसे कोई गलती, जैसे हम देख रहे हैं NTA वगैरह ऐसा कुछ. UPSC is highly professional in that sense, but there can be cases कि जहाँ पे आपने आंसर्स बहुत अच्छे लिखे हो फिर भी आपके मेंस में कम स्कोर आया, क्योंकि मेंस का पेपर इवैल्यूएशन काफी सब्जेक्टिव होता है, ऐसा हो सकता है. बट इफ यू टॉक अबाउट करप्शन, नो, प्रोसेस में करप्शन नहीं है. मतलब ऐसा जैसे बहुत लोग मेहनत करते हैं, कुछ उनकी गलती की वजह से जैसे होता है ना. हाँ, कई एग्जाम्स में होता है. यूपीएससी इज वेरी वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट. एक आधी बार ऐसी गलतियां हुई हैं पास्ट में. फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन को लेके इंग्लिश में एक ऐसे आया था और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में गलत हुआ. इंग्लिश में एक ऐसे आया था, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में गलत हुआ, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स थे ना उन लोगों के साथ थोड़ा सा अनफेयर था, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया. उसके बाद यूपीएससी ने क्या किया उसकी तो जानकारी मुझे नहीं है, बट करप्शन तो नहीं होता. As far as UPSC is concerned, काफी प्रोफेशनल लेवल पे ऑपरेट होता है, which is very different from all these national testing agency NTA वगैरह से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे ऑपरेट होता है UPSC. If you are working hard, you will succeed. Yes. और ऐसे बोलते हैं सब लोग कि वो गैम्बलिंग टाइप्स है, मतलब चांसेस है तुम्हारे. See, I won't say UPSC में लक मैटर नहीं करता. I won't say that, but I also won't say कि पूरा का पूरा लक पे ही है. और अगर देखा जाए, अब ऑनेस्टली अगर देखा जाए, लाइफ के हर चीज में कोई ना कोई अमाउंट ऑफ लक तो होता ही है. तो यूपीएससी के भी साथ सेम है, थोड़ा बहुत लक का फैक्टर रहता ही है. बट एंड ऑफ द डे, इवन इफ यू लूज, you won't be a failure. You will still be better off than where you started. आप एक अच्छे सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, पर एक अच्छे इंसान बन जाओगे, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बन जाओगे, अच्छे स्किल्स डेवलप कर लोगे, इस चीज की गारंटी 100%. ठीक है. ओके, तो
On that note, I would like to, thank you all of you for joining and spending your time for this session. And if you really felt nice, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बस गूगल पे या फिर I'll just share a link. अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप इसका रिव्यू शेयर कर सकते हो गूगल का जो हमारा ये है गूगल का फॉर्म, वहाँ पे आप इसका रिव्यू शेयर कर सकते हो. दैट विल हेल्प अस टेक दिस मैसेज or take this initiative forward. I'll share the description or share the link with you in the chat section. और इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पे भी कोई सवाल आए, कोई क्वेश्चन आए, you already have the number, so you can feel free to reach out. So feel free to share your reviews on this link, right? And if you have any other questions or any other queries, you can always just WhatsApp us, whatever it is. And if you are interested in tomorrow's session, just message interested, and then we'll be happy to invite you for tomorrow's orientation session as well. और अगर आप औरंगाबाद में हैं, तो कल हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. गोगा बाबा टेकरी शायद आपने सबने सुना होगा, तो अगर आप उसमें भी कोई आने में इंटरेस्टेड है तो मोस्ट वेलकम. टुमारो मॉर्निंग 6 AM गोगा बाबा टेकरी के बेस पॉइंट पे, ठीक है. चलो, ऑन दैट नोट लेट्स कॉल इट अ wrap. Thank you so much everyone. Bye bye, take care, good day. Thank you so. Good day. Thank you, bye, good day. Thank you so much, Yes, sir. sir. Thank you, good day.